क्या करें? Hello, good evening everyone. Myself Vishnu Naman. First of all, I welcome you all on my channel that is Legal Fable. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं और उस फंडामेंटल राइट में हमने पहले आर्टिकल 12 पढ़ा, दैट इज द डिफिनीशन ऑफ स्टेट। आफ्टर दैट हमने आर्टिकल 13 पढ़ा, 14 पढ़ा और हम अब आर्टिकल 15 पे हैं। तो 15 शुरू करने से पहले हम एक चीज ये बता दें कि अब 15 में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जो आप यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में देखते होंगे कि आजकल क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द वर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन आर्टिकल 15, या प्रियम्बल से भी जो प्रियम्बल का जैसे है पहले जस्टिस है कि इक्वलिटी है, ये सारी चीजें पूछता है। तो यूजीसी नेट एग्जाम का जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो ही विल हैव टू स्टडी द जस्ट ऑल द टॉपिक्स बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजी में केसेस भी याद रखने हैं, ईयर भी याद रखना है, सारे टर्मिनोलॉजीज भी याद रखनी है। और बाकी जुडिशियल एज वेल एज एलएलएम एग्जाम्स में, एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसा नहीं है, वहां पे जनरल टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है कि क्या टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। तो जैसा कि हम 15 में देख रहे हैं कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 5 चीजें हैं। 5 चीजें क्या क्या है? दिस इज द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन मीन्स धर्म, रेस मतलब क्षेत्रवाद, कास्ट मतलब जाति, सेक्स मीन्स लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म स्थान। ये 5 चीजें हैं जो हमारे आर्टिकल 15 में है, जो हम कह सकते हैं कि ये बेस है आर्टिकल 15 का। अभी इसको पढ़ने से पहले आप लोग ऐसा देख रहे होंगे कि ये हमने लिख के रखा है 1 2 3। ये हमारा पहली बात तो हमारे संविधान में एज ओरिजिनली केवल 3 ही था, ये 1 2 3। और दूसरी बात कि ये जो हमने लिखा है दिस इज नॉट द बेयर प्रोविजन, मैंने इसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखा है। आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं एक बार बेयर प्रोविजन पढ़ देता हूं, आप लोग एक बार मैच कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। पहला क्या करता है 15 का क्लॉज, सबसे पहले मार्जिनल नोट क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर रहा है आर्टिकल 15। ठीक है, कौन कौन सा ग्राउंड? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, पहला क्लॉज क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। मतलब ये हमारा फंडामेंटल राइट जो है 14 तो देखा था हमने कि सबको मिला था, वेदर ही सिटीजन और नॉट। बट 15 जैसा कि हमने देखा कि 15, 16, 19, 29 एंड 30 are the only provisions that are available only to the citizens, not to the non-citizens। non-citizens को ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले। तो क्या कह रहा है पहला क्लॉज कि अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये 5 ही चीज या इनमें से किसी एक पे राज्य आपके ऊपर या आप लोगों के बीच, आप लोगों मतलब सिटीजन्स के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कौन नहीं डिस्क्रिमिनेट करेगा? इट इज द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट टू नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, पहली चीज। दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है? नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू। कोई भी व्यक्ति को इन 5 आधारों के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? किसी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, किसी भी तरह से उसको डिसेबल नहीं माना जाएगा, कोई उसके ऊपर अतिरिक्त लायबिलिटी नहीं डाली जाएगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा और या कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी। किस संबंध में? 2 चीजें हैं। पहला, एक्सेस टू शॉप, किसी दुकान में एक्सेस मतलब वहां तक उसकी पहुंच हो, उसमें कोई दिक्कत हो, रेस्टोरेंट में एंट्री हो, होटल में एंट्री हो, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट ना, जैसा कि हम देखते हैं हमारे सिनेमा हॉल्स ऑल दी पब्लिक प्लेसेस। और दूसरा क्या है? यूज ऑफ वेल्स, मतलब कुओं पे जाने से, टैंक, बाथिंग घाट मतलब जो नदियों के नहाने वाले घाट होते हैं वहां पे जाने से रोका जाए, या रोड्स पे, एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ऐसे पब्लिक प्लेसेस जो टोटली किससे मेंटेन किए जा रहे हैं, या तो आधा तरीके से या तो पूरी तरीके से राज्य के फंड पे डिपेंडेंट हैं, एंड डेडिकेटेड टू जनरल पब्लिक यूज, और वो स्पेसिफिकली जनरल पब्लिक यूज के लिए बनाए गए हैं। ये हम देख रहे हैं कि 15 क्लॉज 2 में ये जो बातें कही गई हैं, क्यों कही गई हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसके बैकग्राउंड में देखेंगे कि हमारा जो सोसाइटी था, प्रिमिटिव सोसाइटी, हमारे बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। उसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमने इन प्रोविजंस को अपने यहाँ ऐड किया है। आप लोग जानते होंगे कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते थे
या SC ST कम्युनिटी के लोग होते थे, उनको तालाबों या कुओं पे पानी भर नहीं पीना जाता था। छुआछूत की जो भी समस्या थी, जैसा आप लोग आर्टिकल 17 में देख रहे हैं, तो इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए कहा कि और ये देखिए यहाँ पे स्टेट की लायबिलिटी है, यहाँ सिटीजन की लायबिलिटी है ना। नो सिटीजन, अरे नो सिटीजन भी प्रोहिबिटेड, कोई भी जनरल सिटीजन को कोई भी दूसरा सिटीजन नहीं रोकेगा इन सारी चीजों पे एक्सेस पाने से ना, जो जो चीजें हमने देखी। उसके बाद हम देख रहे हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। इसको हम इसका मार्जिन प्रोविजन पढ़ते हैं, बेयर एक्ट प्रोविजन। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, इस अनुच्छेद में दी गई कोई भी बात नहीं रोकेगी द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये बात क्यों लिखा कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट? इसका मतलब कि हमने अभी ऊपर के प्रोविजंस में देखा कि सीधे कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द एनी ऑफ द 5 ग्राउंड्स, इन 5 आधारों पर क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। और सेक्स उसमें लिंग एक जो है ग्राउंड है। तो अब तीसरा क्लॉज क्या कर रहा है कि हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे किसके लिए, वीमेंस के लिए एज वेल एज चिल्ड्रंस के लिए। तो हम एक चीज जान सकते हैं कि what article 15 is restricting या prohibiting is the negative restriction ना, you negative discrimination, you can do positive discrimination but not negative discrimination। what is negative and positive discrimination? तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी लाइबिलिटी से किसी भी तरह से उसको जिससे जो उसको एक्सेप्टेंस ना हो ना, जिससे उसको हम बैकड्रॉ में डाल सकते हैं। और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हम उसके बेनिफिट के लिए कोई प्रोविजन बना रहे हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, विमेन्स एंड चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए प्रोविजन बना रहे हैं। तो दिस इज अलाउड, और यही आर्टिकल 15(3) क्लॉज कहता है। अब तो ये हो गया हमारा 3 क्लॉज, ठीक है। इसके बाद हमारा मतलब एक केस आया, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकन दोराई राजन 1951। पहला केस, स्टेट ऑफ वर्सेस ये 1951 का जजमेंट है, जिसके वजह से 1951 का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल है अमेंडमेंट, इसी केस की वजह से आया गया था, ठीक है। इसी केस की वजह से लाया गया था। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में जो हमारा मद्रास गवर्नमेंट ने है, मद्रास गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो रिजर्वेशन था उसने क्या कर दिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कर दिया। और वो रिजर्वेशन जो है सिर्फ कास्ट बेस्ड था कि डिफरेंट कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहाँ पे, गवर्नमेंट एंड एज वेल एज मेडिकल कॉलेजेस एज वेल एज इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, इस केस को जब चैलेंज किया तो इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि दैट दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट अलाउड, the reservation only on the basis of article 15, अरे only on the basis of caste। कहाँ पे गया, ये है कास्ट हमारा ना, देखिए कास्ट ये वर्ड लिखा है ना। तो कहा कि द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकन दोराई राजन में कहा कि केवल कास्ट के आधार पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि ये आर्टिकल 15(1) का वायलेशन है। 15(1) में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हो गया। उसके बाद हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इसको हम लिख देते हैं, दिस केस लेड टू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट that was held in 1951 itself, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आप लोगों को पता चल गया। और इसके बाद हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया वो क्या था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये है क्या। तो अब इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 15 क्लॉज 4 हम लोग पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल
और इन क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 29, तो आर्टिकल 29 का क्लास 2 क्या है? आर्टिकल 29 का क्लास 2 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू मैनेज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज स्टेब्लिश करती हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि नथिंग इज दिस आर्टिकल, मतलब इस अनुच्छेद में कोई भी बात दी गई हो या 29(2) में या 29 सब क्लास 2 में भी कोई बात दी गई हो, शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। पहली चीज क्या? SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, और दूसरा शेड्यूल कास्ट, और तीसरा शेड्यूल ट्राइब्स। पहला किसका? ये इसमें क्या कहा? फॉर एडवांसमेंट ऑफ SE, BC, SC एंड ST। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 15 में दी गई कोई भी बात या अनुच्छेद 29 सब क्लास 2 में दी गई कोई भी बात स्टेट को रोक नहीं सकती है। क्या करने से? स्पेशल प्रोविजन बनाने से। और वो स्पेशल प्रोविजन किसके लिए होगा? फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड द SC कम्युनिटी एंड ST कम्युनिटी। ये 3 तरह की कम्युनिटीज हैं जिनके एडवांसमेंट के लिए, जिसके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। ठीक है, कौन कौन? SEBC मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, और SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमारा केस आया MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963। तो ये पहला केस है स्टेट ऑफ मद्रास। दूसरा केस क्या है? MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ (1963). ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था? एक्चुअल में जो मैसूर गवर्नमेंट थी, इसने 68% डिफरेंट क्लासेस में जो सीट थी गवर्नमेंट कॉलेजेस को, उसको डिवाइड कर दिया, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना? 68% तक। और जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं कि अगर 68% हम बांटी डालेंगे तो कितना बचा? 2% इधर और 30% उधर, मतलब केवल 32% ऑफ द सीट्स वेयर लेफ्ट फॉर द जनरल क्लास, या जनरल क्लास हम कह सकते हैं दोज हु वेयर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। तो ये जो इसमें लिख देते हैं हम यहाँ पे 68% सीट्स रिजर्व्ड। ठीक है, इस चीज को चैलेंज किया गया कौन से केस में? MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में। ठीक है, अब इसमें कुछ डिफरेंट हमारे जो इसको डिसाइड करते हुए, पहली बात तो ये 68% रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि पहली चीज हमने देखा कि दो 50% सीलिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस केस। 50% पहला चीज कि 50% का जो स्लैब था इस केस में इंट्रोड्यूस किया गया कि द रिजर्वेशन, दो यू कैन रिजर्व द सीट्स बट यू कैन नॉट रिजर्व द सीट्स मोर देन 50%। मतलब अगर 100 वैकेंसी है तो आप 100 में से केवल 50 वैकेंसीज को ही रिजर्व कर सकते हैं, 50 से बाद 51वां आप नहीं रिजर्व कर सकते हैं। ये इस केस में डिसाइड किया गया। फिर इसमें दूसरा पॉइंट कहा कि while डिटरमाइनिंग बैकवर्ड क्लास एनी कास्ट कैन नॉट बी अ डिटरमाइनिंग फैक्टर। जैसा हमारे आर्टिकल 15(1) के पहले क्लास में है कि कास्ट कैन नॉट बी डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये ऊपर वाले केस में भी कहा गया था चंपकम दोराई राजन में, और इसमें भी कहा। पहला चीज तो 50% आप लोग लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट द 50% सीलिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड।
सेकेंड पॉइंट, फॉर डिटरमाइनिंग द बैकवर्ड क्लास अ कास्ट कैन नॉट बी डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, किसी भी बैकवर्ड क्लास को डिटरमाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए सिर्फ एक कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर हम नहीं मान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो कास्ट है वो बैकवर्ड एरिया में आएगी। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरा चीज लिखिए आप, टू डिसाइड द बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड बोथ विल हैव टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, किसी भी क्लास का, इसको हम लिख देते हैं ना, टू डिसाइड बैकवर्डनेस, क्या देखना है, सोशल एंड एजुकेशनल, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखनी पड़ेगी, तब हम उसको डिसाइड करेंगे कि वो पर्टिकुलर कास्ट बैकवर्ड है कि नहीं। और दूसरा फैक्टर जो हमने बताया था, कास्ट कैन नॉट बी डिसाइडिंग फैक्टर, क्या डिसाइड करने के लिए, बैकवर्डनेस। ठीक है, लिख देते हैं। तीन चीजें आपने देखा कि लिख दिया गया है। पहला 50% स्लैब वाज इंट्रोड्यूस्ड, दूसरा टू डिसाइड बैकवर्डनेस, सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस विल हैव टू बी कंसिडर्ड, और तीसरा कहा कि द कास्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिंगल क्राइटेरिया टू कंसिडर द बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, फिर उसके बाद चौथी चीज इसमें कही गई, क्योंकि ये जो एमआर बालाजी के केस में था, इसमें जो बैकवर्ड क्लास था, बैकवर्ड क्लास के अंदर एक बैकवर्ड क्लास बनाया जिसका नाम मोर बैकवर्ड क्लास कहा ना, क्लास विद इन बैकवर्ड क्लास विद इन द बैकवर्ड क्लास, जिसको कहा कि मोर बैकवर्ड क्लास। हाँ, क्या, मोर बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास नॉट वैलिड। ठीक है, मतलब आप बैकवर्ड क्लास केवल डिसाइड कर सकते हैं, उस बैकवर्ड क्लास के बीच में एक नई कैटेगरी दैट इज मोर बैकवर्ड क्लास इज नॉट वैलिड। ये हमारा एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस हम कर सकते हैं, रिजर्वेशन के रेफरेंस में था। और इससे भी इंपॉर्टेंट केस ना, इससे भी इंपॉर्टेंट केस हमारा आया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमको रब करना पड़ेगा ऊपर, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर हमको मिटाना होगा क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से हम नीचे नहीं मिटाएंगे, ऊपर मिटाएंगे, क्योंकि ये बेयर प्रोविजंस है, ये तो आप बेयर में भी देख सकते हैं। ठीक है, हो गया, चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि हमने दो केस पढ़ लिया, पहला स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन, और दूसरा एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। तीसरा केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इंदिरा वर्सेस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जिसमें इसके पहले वाला जजमेंट जो है एमआर बालाजी, इसको जस्ट ओवररूल कर दिया, उलट दिया। ठीक है,
इसको उलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा हाँ एक और चीज, जो इसमें 50% वाली सीलिंग थी इसको अपहेल्ड किया। ठीक है, पहला चीज अपहेल्ड 50% रूल। ठीक है, कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, इसको अपहेल्ड किया। दूसरा क्या कहा कि यस द कास्ट ओनली कैन बी, कास्ट ओनली कैन बी डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, पहले चीज का इसमें देखिए कहा था कि कास्ट ओनली कैन नॉट बी अ डिटरमाइनिंग फैक्टर द बैकवर्डनेस। इसमें क्या कहा कि नो, कास्ट इज ओनली द, क्योंकि आप लोग देखेंगे एग्जामिन करेंगे अगर सीरियसली, तो कास्ट ही ऐसी चीज है कि जो मिटती नहीं है, जो चेंज नहीं की जा सकती। बाकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है सारी चीजें चेंज कर दी जा सकती हैं, और कास्ट ही एक ऐसी चीज है जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ आज की सोसाइटी में बना हुआ है, जो चेंज नहीं हो सकता है। और एक व्यक्ति को जो चूंकि चेंज नहीं हो सकता, इसका ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, अगर सपोज करिए कि एक इनकम सर्टिफिकेट बता दिया कि इतनी इनकम होगी तो हम रिजर्वेशन बताएंगे, तो वो इनकम सर्टिफिकेट किसी को भी पेमेंट हम पैसा, एक हमारे इंडिया में आप लोग जान ही रहे हैं, कोई भी जो भी अधिकारी हैं ऐसे ही पैसा लेके कोई भी सर्टिफिकेट बना दे रहे हैं, हाँ, जिसका कोई रिलेवेंसी ऑथेंटिसिटी नहीं है। इसलिए कास्ट ऐसी चीज है जो चेंज नहीं की जा सकती है, इस कोर्ट ने इस चीज को माना। और तीसरी चीज माना जो हमने कहा था इसमें कि बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लास। नीचे वाले में क्या कहा था हमने, एमआर बालाजी में, कि जो बैकवर्ड है वो तो वैलिड है बट मोर बैकवर्ड क्लास इज नॉट वैलिड। बट इसमें उसको भी ओवररूल कर दिया कि नहीं, द मोर बैकवर्ड क्लास कैन आल्सो बी देयर एंड दिस इज अ वैलिड क्लास। ठीक है, ये तीन इसेंशियल पॉइंट्स जो हमारे इंदिरा साहनी केस जजमेंट में डिसाइड किए गए। एक इसमें एक और चीज कही गई, जो हमारा क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट हम सिंपली समझा देते हैं। क्योंकि रिजर्वेशन हम क्यों देते हैं, सपोज अ पर्सन इज देयर कि जिसकी इकोनॉमिक स्टेटस ऐसी नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए, और हजारों सालों से वो दबा कुचला है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हमने डिसाइड कर लिया कि ये कास्ट के लोग इतने पिछड़े हैं। बट क्या हुआ कि उस कास्ट का कोई व्यक्ति जो है यूपीएससी निकालता है, आईएएस हो जाता है, आईपीएस हो जाता है, या बिजनेस क्लास पर्सन है जिसकी इनकम इतनी अच्छी है कि वो जो अपर क्लास है हमारे सोसाइटी का, जो कास्ट बेस्ड अपर क्लास है, उनसे अच्छी या उनके लेवल की एजुकेशन जो अपने बच्चों को दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को वो रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। और इस क्रीमी लेयर से फायदा क्या होगा कि जब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो सपोज करिए कि 60 सीट, मान लीजिए 100 में 27 सीट है, और एक गांव है जहां पे 50 लोग हैं, 50 में 5 लोग क्रीमी लेयर के हैं। ठीक है, तो 50 में 5 लोग क्रीमी लेयर के हैं, तो मान लीजिए ये 100 सीट में से 27 सीट ओबीसी की हो गई। अब इस ओबीसी में से 50 लोग, अगर ये क्रीमी लेयर के ना कॉन्सेप्ट ना होता तो ये 50 लोग अप्लाई करते, 50 लोगों की फाइट होती। लेकिन अब चूंकि 5 क्रीमी लेयर के हैं तो 45 हो गए, और इन 45 की फाइट होगी, इसका मतलब कुछ कंपटीशन कम हो गया, और जो रिजर्वेशन का असली हकदार है उसको ही रिजर्वेशन मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। और एक और चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, ये हम किधर लिखे, इधर ही लिख देते हैं। एंड वर्टिकल मीन्स ऐसा खड़ी लाइनें, और हॉरिजॉन्टल मतलब गिरी हुई लाइनें। तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन स्पेशली आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो ये होता है जब हम कोई रिजर्वेशन
विद इन द रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और वर्टिकल रिजर्वेशन वो जो केवल स्पेसिफिक विशेष कास्ट के बेस पे जो दिया जाता है, जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, SC ST कैटेगरी। तो जो ये हम देख रहे हैं ये क्या है, वर्टिकल, जनरल, ओबीसी, SC एंड ST, ये वर्टिकल है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल कैसे आएगा? मान लीजिए जनरल में हमने रिजर्व कर दिया 30% सीट, ठीक है, तो जनरल की जो 30% महिलाएं हैं उनको जो रिजर्वेशन मिल जाएगा, ओबीसी की जो 30% महिलाएं हैं उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा इंदिरा साहनी का केस है। इसके बाद अगला केस जो हमारा है PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 का, ठीक है। ये PA इनामदार हम क्यों बता रहे हैं, इसको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। चौथा केस PA ईमानदार नहीं है, इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005। इस केस में एक्चुअली क्या कहा गया कि जो हमारे अनएडेड, अब जैसे हमने 15(4) क्लॉज में देखा, 15(4) में क्या है कि हमने अपलिफ्टमेंट के लिए या एडवांसमेंट के लिए जो वर्ड यूज किया गया है, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड SC एंड ST, 3 क्लास है, इन तीनों के एडवांसमेंट के लिए हम स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, हम मतलब स्टेट। फिर अब हम ये स्पेशल इस केस में क्या कहा कि जो हमारे प्राइवेट या अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो भी रिजर्वेशन देंगे? तो इसका आंसर है हाँ, ठीक है। और इस आंसर की ही वजह से हमने अगला क्लॉज 15(5) जो है 93 संविधान संशोधन में जोड़ा। 15(5) आप लोग एक बार बैरक में पढ़िएगा, क्या है 15(5)? 15 क्लॉज 5 एडेड बाई 93rd अमेंडमेंट, ठीक है। 93 वाला संविधान संशोधन जो जोड़ा गया, इसमें क्या एडिशनल है, जो 15(4) है और 15(5) में अगर हम देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंदर है, क्या कि हम क्या कहते हैं, पढ़िए एक बार प्रोविजन पढ़ते हैं। 15 क्लास 5 आप लोग बैरक में पढ़िएगा। नथिंग इज दिस आर्टिकल और सब क्लास G ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19। क्लास सब क्लॉज G क्या है? फ्रीडम ऑफ व्यापार का जो अधिकार है। सेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए, एडवांसमेंट के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, दूसरा SC क्लास और तीसरा ST क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकती है। बट उसमें और क्या कह रहा है, और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कौन और आएगा? देखिए एक वर्ड है इंक्लूडिंग, इसको अंडरलाइन करिएगा, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेफर्ड इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, चाहे वो एडेड हो चाहे अनएडेड हो, मतलब सरकारी सहायता प्राप्त हो या सहायता प्राप्त नहीं हो, दोनों को ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद कहता है अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल, इसको अदर देन को भी आप लोग अंडरलाइन करिएगा कि मतलब जो हमने ये प्राइवेट और अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की, इसमें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नहीं इंक्लूड किया है, मतलब हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस रिफर्ड इन क्लॉज ऑफ आर्टिकल 13, जैसा कि 13(1) में कहा गया है, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। ये हो गया हमारा कंप्लीट लेक्चर ऑन
आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आप लोग जानते हैं 93rd अमेंडमेंट के बाद हमारा 103rd अमेंडमेंट आया और इससे क्या जोड़ा, 15 क्लॉज 6। 15 क्लॉज 6 क्या है, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ EWS कोटा, ठीक है। और ये EWS कोटा जो है 10% का रिजर्वेशन दिया गया। हालांकि इस EWS कोटा के रिजर्वेशन के बाद अब सीलिंग जो अभी हमारा इंदिरा साहनी केस में जो अपहेल्ड किया गया था 50% सीलिंग, अब वो क्रॉस कर रहा है, अब वो 60% हो जा रहा है। बट दिस वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड कि ये दिस पर्टिकुलर सीलिंग इज दिस 50 इंदिरा साहनी रूल इज बीइंग वायलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना और इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन को अपहेल्ड कर दिया। तो बेसिकली अब हम जानेंगे कि हमारे आर्टिकल 15 में 6 क्लास हैं, 3 पहले थे, 3 बाद में जोड़े गए हैं, जो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। अब हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लेक्चर सम अप करते हैं, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट, आई एक्सपेक्ट। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर दिस कंटेंट ओनली दोज पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग द लॉ, बिकॉज कि आप ये जो एक्चुअल में ये हम कर क्यों रहे हैं, तो इसको करने का रीजन क्या है कि बहुत सारे कुछ अच्छे जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो जब कुछ ऐसे लोग जो प्रिविलेज्ड सेक्शन है, जिसके पास अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अफोर्ड करने के लिए पैसा है, या कुछ ऐसा सेक्शन है जो अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाता है ना, बट कुछ ऐसा सेक्शन भी है जो कि टैलेंटेड तो है बट दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू गेट द बेस्ट लेक्चर्स, या हम कह सकते हैं कि इतने अच्छे लेक्चर्स उनको नहीं मिल पाते हैं जिससे कि वो सोच सकें कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के बारे में सोच सकें या प्रिपरेशन करने के बारे में सोच सकें। दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल, और उसी मोटो से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि सो दैट आप लोग मेरे अगर चैनल को सिर्फ फॉलो करते रहिएगा और मेरे जैसे मैं गाइडेंस करूंगा ऐसा आप लोग पढ़ते रहिएगा, तो डेफिनेटली यू विल बी गेट सिलेक्टेड इन योर जुडिशियल एज वेल एज जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, जिसमें लॉ से आप, जैसे आप यूपीएससी का भी आप जानते होंगे कि लॉ ऑप्शनल रखा जाता है, तो यू कैन आल्सो क्वालिफाई यूपीएससी बाय लॉ चूजिंग लॉ ऑप्शनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद।